नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पिछले कई दिनों से 24 घंटों में जो आंकड़ा आ रहा है वो 4 लाख को पार कर रहा है कोरोना का, और ये बेहद डराने वाली बात है। लेकिन इस वक्त जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं वो और ज्यादा डराने वाली है। 1 साल बाद अब WHO यानी कि विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यह मान लिया है कि कोरोना हवा में फैल रहा है। विशेषकर बंद और भीड़ भाड़ वाली जगहों में कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। WHO की पुष्टि के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि हमारे भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में इस चुनौती से हम कैसे निपटेंगे। बहुत सावधान रहना है, कोरोना फैल रहा है हवा से। तमाम दायरे तोड़ रहा है ये खतरनाक कोरोना। आंकड़े थम नहीं रहे, मौत नहीं रुक रही, हाहाकार जारी है, चित्कार ही चित्कार है। और इन सब के बीच कोरोना की दहशत बढ़ाने वाली खबर है। जी हां, जिसका डर था वही हो रहा है। इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि कोरोना का संक्रमण हवा से फैलता है। 6 फीट की दूरी पर भी कोरोना से बचना मुश्किल है। घरों के भीतर रहने वालों पर भी चपेट में आने का खतरा है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर भारत में अभी सर्वाधिक संघातक स्थिति में है। अब तो वैज्ञानिकों ने इसके हवा के जरिए फैलने यानी एयरबोर्न होने की रिपोर्ट पर भी मुहर लगा दी है। अब जरूरी है कि इसकी नीतियों पर, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसे कैसे इरेडिकेट किया जाए, इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत के लोगों ने पहले ही अपने लापरवाही भरे नजरिए से और रवैये से देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हमें चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है। यूं तो कोरोना की हवा से हवा में फैलने की आशंका काफी पहले से जताई जा रही थी, लेकिन 1 साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस आशंका की पुष्टि कर दी है। WHO ने पूरे 1 साल बाद आखिरकार ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए कहा, वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली जगहों में हवा से भी फैल सकता है। ऐसी जगह जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं खतरनाक है, क्योंकि वायरस एरोसोल के जरिए हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। Since the beginning of last year, from March, April onwards, that this is an airborne infection. Now, what does it mean, airborne? It means that when someone speaks or coughs or sings or laughs, there are always droplets and particles that come out. The larger particles, which are called droplets, they fall to the ground within about 6 feet of distance, just gravity. And that's why that 6 feet rule came about last year, saying that that's a safe distance to maintain. There are, however, smaller particles, microparticles, or you can call them aerosols, which are small enough and light enough to remain in the air for a period of time. इसका सीधा मतलब यह है कि कोरोना से बचाव को लेकर अब प्रोटोकॉल में बदलाव करना होगा। वायरस से लड़ने की रणनीति बदलनी पड़ेगी, खासकर भारत जैसे देश में जहां लोग अब भी लापरवाही पर उतारू हैं, जहां सामाजिक दूरी से सुरक्षा अब भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस अभी तक जो हम मानकर चल रहे थे और हो भी रहा था कि यदि हम किसी के संपर्क में आते हैं, ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से गिरा हुआ और वो अगर हमारे शरीर में जाता है तो होता है, लेकिन अब हवा में है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, कैसे इससे हम बचें? थर्ड लहर, थर्ड वेव आने वाली है और कितना हमें डरा रही है। 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रदीप सेठ, वायरोलॉजिस्ट एम्स, डॉक्टर दीपक आचार्य, वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर अजय महलका जी, साइंटिस्ट। बहुत धन्यवाद। आज नमस्कार आप तीनों को। और आप तीनों की उपस्थिति सर इसलिए भी बहुत यहां पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा डरा रही है। डॉक्टर प्रदीप सेठ, कैसे हम इसे समझें अगर WHO ये कहता है कि ये एरोसोल है, ये हवा में है और हवा से एक दूसरे को संक्रमित कर सकता है? डॉक्टर प्रदीप सेठ। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले हमको ये बात समझनी चाहिए कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता कैसे है। जब कोई आदमी बात करता है, खांसता है, छींकता है या खांसता है या नॉर्मल गाता है, चिल्लाता है, तो उसके मुंह से
ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कण निकलते हैं। और स्पेशली जो आदमी इन्फेक्टेड हो, स्पेशली दोस्त वो आदमी जिनको कि अभी एसिम्प्टोमेटिक है या प्री सिम्प्टोमेटिक है, जिनको अभी बीमारी मतलब वायरस अंदर चला गया, उनको कोई सिम्टम्स नहीं लेकिन उनके अंदर वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, बढ़ रहा है, ये प्री सिम्प्टोमेटिक, इनके अंदर इनको कोई ये समझते हैं हमको कोई बीमारी नहीं है लेकिन दे हैव बीन एक्सपोज, इनके अंदर वायरस फैलता है। और ये सपोजिंग बैठे हैं किसी कमरे में बात कर रहे हैं 4-5 आदमियों से, जब बात करेंगे तो मुंह से कण निकलेंगे। कुछ कण जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ कण ऐसे बाहरी होते हैं जो कि 2 मीटर तक गिर जाते हैं, विच आर नोन एज ड्रॉपलेट्स। उसके अलावा कुछ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं कि जो तैरते रहते हैं, और कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं लेकिन सूखते हैं, इवेपोरेशन होता है उनके अंदर। इवेपोरेशन होकर वो छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं। उनका साइज आप समझ लीजिए कि अगर 1 मीटर को हम 10 लाख टुकड़ों में बांटे तो उनका साइज 5 टुकड़ों के बराबर होता है। दैट इज वी कॉल इट 5 माइक्रॉन्स। इतने छोटे वो तैरते रहते हैं और 1 घंटे से 3 घंटे उसी एटमॉस्फेयर में तैरेंगे। उसमें अंदर वायरस होता है जब तक वो पूर्ण तरह सूख ना जाए। जब सूख जाता है तो वायरस मर जाता है। वायरस को थोड़ा सा पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, तो वो तैरता रहता है। वो अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो बीमारी हो सकती है, जैसे नोन एज एयरबोर्न ट्रांसमिशन। और ये जो एक आदमी सुपर स्प्रेडर हो जाता है, आप समझ गए ना। एक कमरे में अगर कोई आदमी बैठा है, जो एक कमरे में कोई आदमी बैठा है, अगर वो इन्फेक्ट कर सकता है कम से 2.5 से 3 आदमियों तक कर सकता है और ज्यादा को भी कर सकता है। इसके अंदर ये फैक्टर कहलाता है R0 या R0 फैक्टर, जिसको लोग आजकल काफी बात कर रहे हैं, अखबारों में निकलता है, R फैक्टर कहते हैं। सर ये वाकई बहुत ज्यादा हमें डरा रही है बात जो आप बता रहे हैं, और यही समझने की बात भी है। डॉक्टर दीपक आचार्य, डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर सेठ ने अभी बताया, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, हम गा नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, छींक नहीं रहे, खांस नहीं रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, और हमारे स्टूडियो में अभी हमारे साथ कैमरामैन हैं और दूसरे लोग हैं, तो क्या अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम उन्हें इन्फेक्ट कर सकते हैं? बात करने से भी ये ड्रॉपलेट जो है वो निकल सकता है और वो एयर में रह सकता है सर? या इसी तरह घर की सिचुएशन ले लीजिए, घर में बैठकर ड्राइंग रूम में हम बात कर रहे हैं, या बाहर मार्केट में किसी से बात कर रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, किसी शॉप पर कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। सही जी, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। एक तो ये है कि आप किस एम्बियंस में हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस एम्बियंस के अंदर में कोई पॉजिटिव है या नहीं है। यदि कोई पॉजिटिव होता है और वो क्लोज्ड एम्बियंस है जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, सर्कुलेट हो रही हवा वहीं रह रही है, और जो लैंसेट की जो स्टडी आई थी मिड अप्रैल में, उसमें ये बताया गया था, 10 पॉइंट्स उन्होंने रेस किए थे उस स्टडी के बाद में, और ये बताया गया था कि 3 से 4 घंटे तक ये जो एरोसॉल्स हैं ये हवा में ट्रेवल करते रहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी? जब आपका क्लोज चैम्बर होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, उस सूरत में ज़्यादा थ्रेट होगी। और कोई पॉजिटिव है, वो बोलता है, छींकता है, खांसता है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं, वो ग्रेविटी की वजह से सरफेस पर आ जाएंगे। जो लाइट हैं, जो एरोसोल्स हैं, वो ट्रेवल करते रहेंगे। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सेठ साहब ने, कि जो पानी का यदि उसके ऊपर में कोटिंग होगी, एनकैप्सुलेटेड होगा वो किसी लिक्विड मीडिया के अंदर, तो सर्वाइव करते रहेगा, तो 3 से 4 घंटे तक सर्वाइव करते रहेगा। तो उस सूरत में जब कोई पॉजिटिव है, आप क्लोज चैम्बर के अंदर हैं, तो आपके पास रिस्क बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, सर्कुलेट होते रही हवा, तो वहां पर रिस्क आपकी अपने आप कम हो जाती है। लेकिन फिर भी कोई पॉजिटिव है तो आप हमेशा रिस्क में रहेंगे ऐसी जगहों पे। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एरेशन हो उस चैम्बर में। जिस जगह पर, घरों में भी आप रह रहे हैं, विंडोज ओपन करके रखें, और कोई पॉजिटिव घर में है तो ये मेक श्योर करें कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो और उनको आइसोलेट करके रखा गया। नहीं सर, लेकिन एक बात और बताइए, हम डॉक्टर अजय के पास जाएं उससे पहले, वेंटिलेशन मान लीजिए जिनके घर खुले हुए हैं, एक दूसरे घर या फ्लैट्स में दूरी है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारी ऐसी आबादी है जो बहुत क्लोज्ड रहती है, बहुत पास घर बहुत पास रहते हैं। ऐसे में अगर हम खिड़की दरवाजे खोलें और पड़ोस में या दूर कहीं कोई इन्फेक्टेड है, तो उसका वायरस भी तो आ सकता है सर, या नहीं आ सकता? ये ऐसे ही एक थॉट आया दिमाग में। समझ गया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, ना डरने की जी। हवा में जैसे ही आ जाएंगे पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं। सनलाइट का कांटेक्ट आता है, थोड़ा भी 6 मिनट का भी सनलाइट मिलता है, जैसे ही वो ड्रॉपलेट्स ड्राई होते हैं, वायरस सरफेस पर आ गया, डेड भी हो जाएगा वो।
तो खुले हवा में बिल्कुल रिस्क बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो इस बात को लेके फिक्रमंद ना रहें कि हम खिड़की खोल दिए, पड़ोस की हवा या बाजू वाले के घर की हवा हमारे घर में आ जाएगी, हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात एयरबोर्न वाली इशू को लेकर, साल भर से वैज्ञानिक लोगों का एक बहुत बड़ा तबका इस बात को लेकर प्रेशर देते रहा है WHO को, CDC को, कि ये गाइडलाइंस में डालिए। अब जाकर इसके लिए बहुत सारी थू भी हुई थी WHO की, जी जी, इन्होंने बहुत पहले तक इसको मॉडिफाई नहीं किया। अब चूंकि ये चीजें इन लोग ने नॉर्म्स में लाई है, तो जो अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती थी, वो अब फिजिकल डिस्टेंसिंग पर आ गई है कि अब हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, वेंटिलेशन ओपन करके रखना पड़ेगा जहां भी। ठीक है, घबराने की हाँ नहीं, लेकिन डर तो लगता है ना। आप जरूर हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर ये एरोसॉल है। चेंबर में है तब तक आप रिस्क है, खुला है, एरेशन है प्रॉपर, बिल्कुल भूल जाइए कि एयरबोर्न से कोई बड़ी भारी तकलीफ होने वाली है। बहुत अच्छे, आप थोड़ी सी राहत दे रहे हैं डॉक्टर आचार्य। डॉक्टर अजय, डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, 3 से 4 घंटे तक अगर ये हवा में है तो वहाँ कितना हमें खतरा है, और क्या अब अनजान इंसान से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दें? कौन आ रहा है, पॉजिटिव है, लेकर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करें सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है जो CDC और WHO ने एक्सेप्ट की है। ये बहुत पहले से एक्सेप्टेबल है कि जो वायरस रेजिडेंसी टाइम है, जो वायरस स्टे करता है, वह एरोसोल में थोड़े लंबे समय तक रहता है। आपने बोला कि 3 से 4 घंटे मार्केट में रहने के लिए, ऐसा भी नहीं है। ये डिफिनेशन एरोसोल और ड्रॉपलेट्स जो 5 माइक्रोमीटर्स की डिफिनेशन साइंटिस्ट या हम लोग बोलते हैं, ये इस केस में बहुत वाजिब इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये बहुत डायनेमिक प्रोसेस है। आपने छीका, 20 माइक्रोमीटर्स के ड्रॉपलेट्स हैं, वो ड्राई होंगे 5 माइक्रोमीटर, ये ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब बात आपने जो पूछा कि बाहर हम जाएं और मार्केट में 2-3 घंटे में क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो हमारी स्नीजिंग है, बोलने की, छींकने की, इससे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मोड ऑफ इन्फेक्शन हमने ये डिफाइन किया था। वो ड्राई होंगे, वो सेटल डाउन होंगे, ये हमने डिसाइड एक प्रोटोकॉल में डाल दिया। उस बीच के प्रोसेस में अब एरोसोल आ गया। वो तब संभव है जब बहुत क्राउडेड इन्वायरमेंट हो और बहुत ह्यूमिड या एरोसोल मेकिंग इन्वायरमेंट हो, तभी ये हो सकती है। आपने मार्केट का एग्जांपल लिया, इसलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट में ये संभव नहीं है अनलेस एंड अनटिल। अब मैं आता हूं कि आउटसाइड और इनसाइड जो बहस चली हुई है, वो मैं डॉक्टर आचार्य से जो उन्होंने होप दिया है और डॉक्टर सेठ ने जो एक्सप्लेन किया है, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूरोप में डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत कम है, तो दे कैन गो आउटसाइड, वो बाहर जा सकते हैं, सारे लोग कहीं भी 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर रह सकते हैं। लेकिन इंडिया इतना डेंस है कि अगर सारे लोग अगर बाहर चले गए तो वो तो बाहर डेंसिटी बढ़ जाएगी। वहां एक तरह का हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बाहर ये हो, वो संभव नहीं है। अब आप बात करते हैं चेन्नई, मुंबई और कोस्टल एरिया की, वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ जो हमारी ड्रॉपलेट्स की है वो कम रहेगी। जो इनर हैं, सेंट्रल दिल्ली या फिर जो मध्य प्रदेश हुए, जो सेंट्रल पार्ट हुए, इनर कोर, वहां ड्राइंग फास्टर है। तो एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल हम लोग नहीं बोल सकते कि ऐसा है, और ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम लोग बहुत हाइप बनाएं कि ये बहुत कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई है। नहीं, लेकिन सर ये है ना कि WHO ने इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब WHO ने कह दिया है। अब लेंसेट का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, अभी डॉक्टर दीपक आचार्य जी ने, कि वहां भी स्टडी आ गई है। तो अब तो एक तरह से घोषणा कर दी गई है कि साहब ये हवा में है, एरोसोल है, आपको बच के रहना है। तो इसलिए हमें डर लगता है। बहुत अच्छी बात है, आप जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि नहीं घबराइए नहीं, लेकिन एहतियात क्या बरतें, क्या सावधानियां बरतें, क्योंकि अब ये तय हो चुका है कि ये हवा में है, और कोरोना वायरस अगर हवा में है
तीसरी लहर अगर आने वाली है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक हो सकता है। और थर्ड वेव में तो यह भी कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कैसे बचें हवा में फैल रहे इस कोरोना वायरस से? तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे करेंगे बातचीत, उनसे पूछेंगे इसका उपाय। कोरोना वायरस एयरबोर्न है, WHO ने ये मान लिया है। लेंसेट पहले ही अपनी स्टडी में ये बात कह चुका है। WHO ने अपनी गाइडलाइंस में भी अब एयरबोर्न को शामिल कर लिया है। मतलब ये हुआ कि ये हवा में फैलता है। डॉक्टर सेठ, अगर ये हवा में फैलता है तो तमाम एहतियात वो क्या होंगे जो हमें करने होंगे आज? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जैसे मैंने शुरू में कहा और मेरे साथियों ने कहा है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का जो साइज होता है, मैंने बताया था 1 से 5 माइक्रोन होता है। इस वायरस का साइज होता है 0.1, यानी 1 माइक्रोन को अगर 1 मीटर को 1 करोड़ हिस्से में डिवाइड करें तो उसका एक हिस्सा जो होता है उस साइज का ही वायरस होता है। ये वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली N95 मास्क से ही रुक सकता है। N95 मास्क में जिसमें 6 लेयर का होता है। लोग आजकल कपड़े का मास्क लगा कर घूमते हैं तो फैशन के करके, नहीं, प्लीज मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, डोंट यूज दैट। यूज N95 मास्क इफ यू वांट टू स्टॉप दिस। इवन इंडोर जब बैठे हुए बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा था कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे निकला, N95 मास्क सब लगाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी सर्टिफाइड मास्क हो। N95 सर्टिफाइड मास्क जो आजकल हमारे भारत में बहुत अच्छी तरह बन रहे हैं, वो लगाएं, वो उससे जरूर हो रुकेगा। और एक चीज और बता दूं, जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं, PPE किट से ये वायरस जो है ड्रॉपलेट रुक सकती है, बट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई नहीं रुक सकते। उसके लिए भी आपको N95 मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये सांस लेने से ही वायरस जाएगा। आप अगर PPE किट पहने तो उसके साथ N95 मास्क जरूर लगाएं, तभी ये वायरस रुक सकता है। आपने देखा कई हमारे हेल्थ कर्मियों की सेवा करते हुए, जनता की सेवा करते हुए जान चली गई। हो सकता है कहीं कोई ऊंच नीच हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ा सुझाव है कि अपनी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। सर, ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेना है। डॉक्टर दीपक आचार्य, डॉक्टर अजय महलका, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन एक बात तो देखिए, डॉक्टर सेठ ने साफ तौर पर कही है कि मास्क बहुत अच्छा होना चाहिए। फैशन छोड़िए, कपड़े के फैशन करके मास्क लगाना छोड़िए, N95 लगाइए, 6 लेयर का मास्क लगाइए, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सांस के जरिए, आपके मुंह के जरिए अंदर जा रहा है, क्योंकि अब ये एयरबोर्न है, हवा में खतरनाक है। देखते रहिए आज। WHO ने अब ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा में है, जहां एरोसोल यानी कि हवा में ये रहता है और काफ़ी लंबी अवधि के लिए हवा में रहता है, और हवा से ही ये हमारे शरीर में मुंह के द्वारा जाकर ये हमें बीमार कर सकता है। बहुत खतरनाक स्टडी है और WHO ने अब इसे अपनी गाइडलाइंस में शामिल भी कर लिया है। डॉक्टर प्रदीप सेठ, डॉक्टर दीपक आचार्य, डॉक्टर अजय महलका जी, तीनों हमारे साथ हैं। डॉक्टर दीपक सर, जिंदा रहना है तो सांस तो लेंगे, लेकिन डॉक्टर सेठ ने कहा कि N95 पहनिए, मास्क के बिना आपका गुजारा नहीं है। तो क्या अब डॉक्टर दीपक हम घर में भी मास्क पहने, घर में भी सांस लेने से पहले सोच लें आसपास कोई है तो नहीं? सही जी, मैं कहूंगा यदि घर में कोई भी सस्पेक्टेड या पॉजिटिव केस नहीं है तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आप आराम से फील फ्रेश कर सकते हैं, हवा ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। घर में कोई पॉजिटिव नहीं है तो अननेसेसरी आपको मास्क पहने रहना जरूरी नहीं है। बाहर निकल रहे हैं, चौखट के बाहर कदम निकाल रहे हैं आप, तो मास्क जरूर पहनना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि हर उस व्यक्ति से जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। आप उससे फिजिकल और पर्सनल डिस्टेंसिंग बना के रखना बहुत जरूरी होगा, और ज्यादातर खुले स्पेस में रखें अपने आप को। बाकी बहुत सारा इस बात को लेके डरना जरूरी नहीं है कि वायरस हवा में फैल चुका है, घर में घुस जाएगी हवा, हम सांस कैसे लेंगे। डरना बिल्कुल मना है। सुरक्षित रहिए और वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए घर का। घर में कोई सस्पेक्टेड केस है तो वेंटिलेशन मेक श्योर करें कि प्रॉपर हो। अदरवाइज घर में कोई केस नहीं है तो चिंता करने की किसी बात कोई फिक्र नहीं है। सर, आप बहुत पॉजिटिव हैं डॉक्टर दीपक, और हम कह रहे हैं डरिए, आप कह रहे हैं डरना मना है, डरिए मत। पॉजिटिव नहीं है तो एंटीबॉडीज बनती है साहब, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा, ये तो अपने आपकी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज बेटर होंगी। लेकिन ये भी सच्चाई है ना सर कि हम लोग लापरवाह भी बहुत है ना।
हम देखिए ना मार्केट्स में कितनी भीड़ है, किस तरह से हम कुछ गाइडलाइंस का पालन ही नहीं करते हैं, लॉकडाउन हो जाता है फिर भी घरों से बाहर निकलते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, पुलिस वालों से लड़ते हैं। मतलब हमारी भी सामाजिक जिम्मेदारी जिसका हम निर्वहन नहीं करते हैं। डॉक्टर अजय ये बात तो हो गई, लेकिन अब आप हमें डॉक्टर अजय ये भी बताइए कि क्या हम बहुत बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि ये कैसे सवाल हैं, लेकिन बहुत बेसिक है सर। आप बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन आम इंसान क्या करे जब वो बेचारा घर से निकलता है, सीढ़ियां नीचे उतरता है, वो लिफ्ट लेता है, हवा में है तो कहीं भी डर लगता है, पता नहीं अभी इन सीढ़ियों से कौन उतर के गया होगा, पता नहीं अभी इस लिफ्ट से कौन आया गया होगा। क्या करें डॉक्टर अजय? देखिए, इसका सबसे एक बड़ा आंसर है मास्क लगाइए और अपने सरफेस को टच मत कीजिए, क्योंकि जो इन्फेक्शन होते हैं नाक, आँख और मुंह के थ्रू ही होते हैं, तो सरफेस को आप टच नहीं करें और अभी डबल मास्क लगा के चले। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके आंसर का। लेकिन मैं इसको एक्सटेंड इस तरह से करना चाहूँगा कि अभी भी जो केयरलेसनेस है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हमें दूसरी चीज़ है कि जैसे आचार्य और सेठ ने, डॉक्टर आचार्य और डॉक्टर सेठ ने जो बात कही, होप इज द बेस्ट टूल टू फाइट, और यही चीज़ हमें काम आएगी। जैसे वैक्सीनेशन, डिस्टेंसिंग, मास्किंग, और घर की जहाँ तक बात हो रही है, घर में रहें, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उससे 2 मीटर की दूरी में रहें जी, उसकी सेवा भी करें, उसके लिए खाना भी दें, 2 मीटर की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एक चीज मैं जो यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, अभी वैक्सीनेशन जो हम लोग ले रहे हैं या जब भी लग रही है, तो इसको हम लोग एज ए मेडिसिन यूज नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कफिंग या फिर कोरोना फेज में हैं और वो लोग जा करके वैक्सीन ले रहे हैं। वो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये मोर फैटल है देन नॉर्मल पर्सन वैक्सीन ले। जैसे मैं यूरोप का कंडीशन बताता हूँ आपको। यूरोप में आप वैक्सीनेशन लेने के पहले आपको डॉक्टर चेक करता है कि आर यू एलिजिबल फॉर द वैक्सीन और नॉट। लेकिन इंडिया में वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं ये संभव नहीं है। तो अपने आप में ये ध्यान रखें कि हम 7 से 8 दिन तक हमें कोई खांसी, सर्दी और ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, तब जाके वैक्सीन लें। और वैक्सीन के 2-3 दिन बाद तक अपने आप को परहेज में रखें, तब वो वैक्सीन का लेना कोई काम आता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं जहां लोग इसको मेडिसिन की तरह यूज किए हैं। दूसरी जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि अभी एरोसोल वर्सेस एयर की जो बात चल रही है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें जो ट्रिक पार्ट ये है कि जो कंपोजिट एयर कूलिंग सिस्टम्स हैं उनको अभी हम लोग इस्तेमाल कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, क्योंकि वहाँ थोड़े एरोसोल्स फॉर्मेशंस होते हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ ड्राइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है हमारे ड्रॉपलेट्स की। ठीक है सर। डॉक्टर प्रदीप सेठ, 2 सवाल सर आपसे। ड्राइंग कैपेसिटी की बात यहाँ पर अभी आपने सुनी है और सुन भी रहे हैं आप कि किस तरह से डॉक्टर अजय बता रहे हैं, लेकिन ये घर में ज़्यादा खतरा है या बाहर ज़्यादा खतरा है? और सर ये जो आजकल देखने में आ रहा है कि अगर घर का कोई एक सदस्य अगर पॉजिटिव होता है, संक्रमित होता है, तो धीरे धीरे करके पूरा परिवार 4, 5, 6, 8 लोग जितने भी हैं सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो क्या इसकी वजह यही है सीधे सीधे कि ये एयर में है? देखिए, घर के अंदर पहले तो ये मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, घर के अंदर और भी सदस्य संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब एक आदमी उसको इफेक्ट हुआ है, एक आदमी को कोविड हो गया है, उसको पता चला, लेकिन उसको पता चलने से 1 हफ्ता पहले तक ही वॉज एसिम्प्टोमेटिक, या प्री सिम्टम में वो तो वायरस फैला ही रहा था, तो औरों को भी हो सकता है। तो उनको सबको मास्क लगाना चाहिए घर के अंदर, और अपना टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। हमने कई परिवारों में मैंने देखा है, कई परिवारों में एक को हुआ तो सबको हो जाता है, लेकिन अपने ऊपर पूरी एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है, पूरा प्रिकॉशंस। और मास्क के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ
कि कई एक मास्क देखे मैंने कई लोगों को लगाते हुए जिसके अंदर एयर फिल्टर लगा हुआ है, वो कभी ना लगाएं, वो बहुत खतरनाक चीज है। मास्क विदाउट N95 मास्क विद एयर फिल्टर इज एब्सोल्युटली नो। वो अमेरिका में बैन किया हुआ है और यहाँ पता नहीं लोग क्यों लगा कर रहे, क्यों फिल्टर लगाने का फायदा क्या, जबकि वो मास्क पहनने का फायदा क्या एयर फिल्टर लगाया हुआ है। तो इससे अच्छा तो प्लेन N95 मास्क लगा कर घूमें और घर के अंदर भी रहें और पूरे अपनी सेहत का ध्यान रखें। और जहां तक कोस्टल रीजन का है, यस दैट्स वेरी गुड पॉइंट दैट हैज बीन सेड। वहाँ ड्राइंग थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एक चीज है कि एयर के अंदर जब रहेगा इतना छोटा पार्टिकल होता है 1 माइक्रोन 1 to 5 माइक्रोन की, उतनी भी ह्यूमिडिटी में भी वो सूख सकता है। तो इसलिए उसका दैट इज वाई द वेरिएशन विदिन जो वेरिएशन ऑफ टाइम है ऑफ सर्वाइवल ऑफ दीज पार्टिकल्स बिटवीन ड्राई एरिया एंड वेट एरिया इज अबाउट 2 to 4 आवर्स। वहाँ अगर 4 घंटे लेगा तो यहाँ 2 घंटे लेगा। तो ये आप लगा लीजिए कि यह संभव तो है दोनों जगह, तो वहाँ लोगों को ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए सर। और एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक। ये देखा गया कि 30 से 60% तक के लोग इन्फेक्टेड हुए इन्हीं की बदौलत। ये बीमार आदमियों से इतने इन्फेक्टेड नहीं हो सकते जितना एसिम्प्टोमेटिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। डॉक्टर दीपक हम क्या करें? ठीक है, घर में अपने आप को कैद कर लेते हैं, नहीं बाहर निकलते हैं, पूरा एहतियात रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। दूध लेना है, सब्ज़ी लेनी है, कोई ज़रूरी दवाई लेनी है। जैसे ही घर से पहला कदम बाहर रखें डॉक्टर दीपक, क्या करें? घर के बाहर जब आप निकल रहे हैं पहले तो मास्क प्रॉपरली पहन के रखें, जैसे आपके एडवाइजरीज आई हुई हैं उस तरह के मास्क पहन के रखें। और निकलते साथ ये मान के चलें कि जिस व्यक्ति से आप मिलने वाले हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, सावधानी बरतें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। डरना बिल्कुल इस बात को लेकर नहीं है कि हवा में फैल चुका है मुझे आ जाएगा। जहां पर हवा चल रही है, ओपन वेंटिलेशन है, खुला एरिया है, जहां पर आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे हुए हैं, कोई आप किसी तरह के थ्रेट में नहीं है, चिंता ना करें। हाथ और अन्य सारे किसी भी सरफेस पर टच ना करें। दुकान पर गए हैं, पार्लर पर गए हैं, अपना सामान लीजिए, सामान बड़े संभलते हुए उस सामान को लेकर अपने बैग में डालिए और बगैर जहां पर भीड़ भाड़ है उस जगह पर मत जाइए, खुली जगहों पे जाइए और वहां से सामान लेकर आइए और वापस अपने घर में आके सुरक्षित अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए। और आप शावर लेना चाहते हैं शावर ले लीजिए, लेकिन इस बात को लेकर बाहर निकलना बंद ना करें कि हवा में वायरस आ चुका है, अब हम बाहर गए और वायरस घर में लेके आ जाएंगे। आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, आपने सारे प्रोटेक्शंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो आप निष्फिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सावधानी बरतिए, भीड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर प्रदीप सेठ, डॉक्टर दीपक आचार्य, डॉक्टर अजय महलका जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। बेहद खतरनाक ये है, उसके बावजूद आपने ये कहा है कि डरिए नहीं। ख़ासतौर से डॉक्टर दीपक बार बार ये कह रहे हैं कि डरना मना है, लेकिन हम डॉक्टर दीपक ये निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा डरिए, क्योंकि डरेंगे तो अपने आप को हम बचा पाएंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो जाहिर सी बात है एंटीबॉडीज़ भी बनेगी। बहुत धन्यवाद, आप तीनों की राय हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देशवासियों के लिए काफ़ी राहत वाली बात है। लेकिन डरना इसलिए ज़रूरी है इस समय क्योंकि अब कोरोना वायरस हवा में है। WHO ने इसकी पुष्टि करते हुए अपनी गाइडलाइंस में इसे शामिल कर लिया है। और AC खतरनाक है आपके लिए, बंद जगह खतरनाक है आपके लिए, खुली हवा में ये ज़रूर है, लेकिन अगर हवा चलती रहेगी, वेंटिलेशन ठीक रहेगा तो आप बचे रहेंगे। मास्क हमेशा हमेशा पहनना, अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए। बिहार के सुपौल के अस्पताल प्रशासन का दिल दहला देने वाला रवैया सामने आया है। त्रिवेणीगंज अनुमंडल के एक सरकारी अस्पताल में पहले तो मरीज को ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया और फिर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए दम तोड़ चुके मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया। सुपौल जिले के दोनों तस्वीरें आपके सामने। सुपौल के त्रिवेणीगंज में स्थित कोविड अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक संक्रमित मरीज को कल दोपहर लाया गया था और जिसको यहां से फिर
रेफ़र किया गया सुपौल के लिए और इस दौरान जो परिजनों का आरोप है कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं दिया गया वक्त पर और एम्बुलेंस भी यहाँ मौजूद नहीं था, जिसके कारण जो है उस संक्रमित मरीज़ की मौत हो गई। उसका नाम विजेंदर सरदार था। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं त्रिवेणीगंज कोविड सेंटर के बाहर की और मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो कि परिजन है उनसे बात करते हैं कि दरअसल हुआ क्या था कल। क्या नाम है आपका? जी अर्जुन सरदार। अर्जुन, ये बताइए जिनकी मृत्यु हो गई कौन थे वो? मेरा जीजा जी थे। क्या नाम था? विजेंदर सरदार। फिर कल आप लोग यहाँ कब लेके आए थे उनको? कल इस यहाँ पे 11 बजे लाए थे हम लोग और 8 बजे रेफरल में लाए थे। रेफरल में चेक होने के बाद पॉजिटिव बताया गया था। पॉजिटिव बताने के बाद यहाँ लाया गया। यहाँ लाने के बाद ऑक्सीजन लगाया गया उसको 12 बजे। 12 बजे लगाने के बाद थोड़ा सुधार हुई। सुधार के बाद ये लोग रेफ़र किए सुपौल सदर अस्पताल। सदर अस्पताल रेफ़र करने के बाद हम जब तक आए तो इसको मतलब ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ था और सीढ़ी पे, पीछे में सीढ़ी है, वहाँ पे बैठा दिया गया था। और वहाँ से जब तक हम क्या कहते हैं रेफरल हॉस्पिटल गए, रेफरल जाने के बाद वहाँ पे भी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट किए और दूसरे आदमी से भी रिक्वेस्ट किए जो भैया हमको कम से कम एम्बुलेंस का व्यवस्था करवा दीजिए जो हम पेशेंट को सुपौल ले जाएं। और कोई मेरी बात नहीं सुनी। तो जैसा कि परिजन आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं कि रेफ़र करने के बाद इन लोगों ने मांग की थी कि ऑक्सीजन लगे रहने देना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो मरीज़ है उसको अस्पताल ले जाया जा सके। लेकिन जो परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिया गया और उसे बाहर छोड़ दिया गया और जब उसकी हालत बिगड़ रही थी और जब उसकी मौत हो गई उसके बाद परिजन कह रहे हैं कि जो वीडियो में भी दिख रहा है कि नर्स जो है वो सिलेंडर लेके आ रही हैं और लगा रही हैं। हमारे साथ अस्पताल के मैनेजर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद, ये बताइए ये वीडियो में तो दिख रहा है साफ तौर पे कि जो व्यक्ति है, जो मरीज़ था, वो वहाँ पे तड़प रहा था, उसके बाद उसको ऑक्सीजन ला के लगाया गया है। आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हुई? मरीज ये लोग लेकर जाने के लिए लेकर आए, उस हालत में हमारी सिस्टर जो है ऑक्सीजन लेकर आई कि उसको ऑक्सीजन हम देते रहे। उसका ऑक्सीजन निकाल क्यों लिया गया? मरीज कह रहे हैं कि दो घंटे तक जो है ऑक्सीजन निकाल के उसको छोड़ दिया गया सीढ़ी पर, उसके बाद बाहर उसको ले आया गया। तो इस दौरान उसको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं लोगों ने उनको नहीं हटाया है, सीढ़ी पर नहीं लाया है। वो सब लोग अपने पेशेंट को लेकर आए। जब हमारी सिस्टर देखी कि ये लोग लेके ऐसे भाग रहे हैं तब वो पीछे से ऑक्सीजन देने के वो सिलेंडर लेके दौड़ कर आए, उनको सिलेंडर ऑक्सीजन दी है। और यहाँ पे जो अस्पताल है वो अपना बचाव कर रहा है, अपने तर्क दे रहा है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मरीज़ को जब रेफ़र कर दिया गया था उसकी हालत बहुत गंभीर थी। ऐसे में उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन उसका निकाल लिया गया और उसे रेफ़र कर दिया गया। उसे बोला गया जाने के लिए सुपौल अस्पताल में और एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। और जब परिजन जैसा बता रहे हैं उनके मरीज़ की मौत हो गई, उसके बाद आनन फानन में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल के लोग जो लेके आए यहाँ बाहर सड़क पे ही इसी जगह पे और फिर उस ऑक्सीजन लगाया उस मृत आदमी को। ऐसा आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। कैमरामैन आनंद और धीरज रामचंद्र के साथ रोहित सिंह, त्रिवेणीगंज, सुपौल, आज तक। यह हाल है हमारे हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस का और डॉक्टर्स का। देखते रहिए आज।